नमस्कार, मैं सत्यकाम, मेरे साथी अखिलेश। और अखिलेश, हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आई। आज भूपेंद्र पटेल ने जो है मुख्यमंत्री की शपथ ली और बहुत सारे मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दी मुझे, और इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री चुने गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने जब शपथ ली तो कांग्रेस का पूरा कुनबा, पूरा परिवार, अध्यक्ष और सारे जो बड़े नेता थे, समारोह हुआ तो उसमें भी सारे लोग मौजूद रहे, माननीय मोदी जी मौजूद रहे। तो इस पर आप कुछ बताएंगे? सत्यकाम भाई, गुजरात में अगर शपथ ग्रहण हो रहा है भूपेंद्र पटेल जी का, तो भूपेंद्र पटेल तो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ना। चुनाव तो उन्होंने लड़ा नहीं अपने नाम पे, चुनाव तो लड़े हैं मोदी जी। तो मोदी जी के नाम पे वोट मिला है गुजरात में, चाहे भूपेंद्र पटेल हो, चाहे उपेंद्र पटेल हो, कोई पटेल, अखिलेश पटेल होते या सत्यकाम होते, मतलब है ना, वोट तो मिलना था। जिसको मोदी जी बना देंगे मुख्यमंत्री हो गया, वो है नहीं। तो वो तो उनका तो होना वहाँ वाजिब है भाई, लाजिमी भी होना भी चाहिए कि आप एक संगठन के रूप में आप मजबूत दिखाओ खुद को, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। आज गुजरात में हो, कहीं और जाओगे और अलग अभी चूँकि हिंदुस्तान देश ऐसा है कि 12 महीने चुनाव हमारे यहाँ होते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए रेस्ट है नहीं, और अमित शाह का भी रेस्ट करते नहीं, तो वो तो आपके लिए कंटिन्यू है। रही बात कांग्रेस की, हिमाचल की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के लिए थोड़ा, कांग्रेस को अपना जो है ना कि शक्ति सृजन की वाली स्थिति है जी, कि आपने ना कि आपको दिखाना पड़ेगा जो लैक है ना वो पावर का, वो आपको एक होता है कि इकट्ठा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम भी हैं। तो हिमाचल आपने जीता है और वहाँ पर अपनी ताकत आपको दिखानी पड़ेगी। और एक बात और बता दे सत्यकाम भाई, अभी की जो स्थिति है, जो मेरा अपना ओपिनियन है कि भाजपा और कांग्रेस में डिफरेंस है कि भाजपा गुजरात में जीती 7वीं बार, ये शायद आधा भी काम करेंगे, मैनिफेस्टो का आधा भी काम करेंगे तो सफल माने जाएंगे। और कांग्रेस की अपोनेंट भाजपा, जो कि बहुत सफल पार्टी इस समय है भारत में, तो ये अगर ये आधा भी करते, आधे ज़्यादा भी करेंगे ना, तो आरोप बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, ये सत्य है। लेकिन अगर जो सत्ता पक्ष आपका विपक्ष हो, सत्ता पक्ष मीन्स आप समझ रहे होंगे कि मैक्सिमम राज्यों में जो पार्टी सरकार में हो, सेंट्रल में भी हो, और आपके किसी एक राज्य विपक्ष में हो, तो आप हमेशा आपको डोमिनेट ही करती है वो। तो कांग्रेस को बहुत संभलना भी पड़ेगा, सरकार भी चलानी पड़ेगी बेहतर तरीके से, सुशासन लाना पड़ेगा, मुद्दों को अपने जो उनके वादे उसको पूरा करना पड़ेगा, और विधायकों को बहुत प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा। इसकी बड़ी ज़रूरत है। मुझे लगता है आप ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। नहीं, लोटस वोटस से होगी होगा। चलिए ठीक है सर, आपका ओपिनियन जायज़ भी है, क्योंकि कई बार सत्ता गिराई गई है, बहुमत की सरकारें गिराई गई हैं। जहाँ पर हम बात करें मध्य प्रदेश की, गोवा की करीब करीब बात करें, और जो 1-2 राज्यों में सरकारें गिराई गई जोड़ तोड़ करके। तो ये तो भारतीय लोकतंत्र का एक नया शेड्यूल निकला है ये, कि जिसमें सीबीआई वाले भी घूम रहे हैं। अभी जल्दी गए हैं वहाँ कविता जी के पास, अरे भाई मुख्यमंत्री बेटी हैं, उनसे पूछताछ जारी है। तो ये सीबीआई वाले भी अपना अहम रोल अदा ही कर रहे हैं। मीडिया चैनल्स भले ना इस पे सवाल उठाए, यूट्यूबर उठा सकते हैं, मुझे लगता है। सत्यकाम भाई, मैं इसे विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता कि ये सीबीआई या ईडी का दुरुपयोग कोई सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या कोई राज्य सरकार करती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट करती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या कोई इसमें कोई, मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा ना, मैं इसको सही मानता हूँ। क्योंकि देखिए, ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमारी आपकी ये बात करना भी आवश्यक है। क्योंकि मैं और आप अगर जिम्मेदार एक नागरिक हैं भारत के, तो वहाँ पे ये बात नहीं कर सकते, वो भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। अगर मैं सवाल करूँगा तो फिर कांग्रेस से सवाल करूँगा इसको, कि आपने जो पैटर्न सेट किया होगा, अगर आप ये कहते हैं कि भाजपा या कोई पार्टी जो भी सत्ता में है, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके और हमारी सरकारों को दिक्कत पैदा करती है या हमें परेशान करती है, तो आप मान लीजिए कि आपने ये किया है पास्ट में, कि सरकार आपकी 70 साल रही है, 50-60 साल रही सरकारें आपकी रही हैं ना, अब पूरे हिंदुस्तान में रही हैं, तो ये आपने पैटर्न सेट कर दिया, तो आपको अपनी ही दवा कड़वी लग रही है अब, तो बर्दाश्त भाई, अगर ऐसा किया तो बर्दाश्त कर लीजिए। अन्यथा आप
लोकतंत्र में स्वायत्त संस्थाएं पे सवाल ना उठाइए, क्योंकि एक भारत जो भारत देश है ना, हम आप गर्व करते हैं जय हिंद जय वंदे मातरम बोलने का, जो भी हमारी, देखिए हम एक देश के रूप में ना आत्मक साथ यूनाइट हैं भाई। तो हम चाहते हैं लोकतंत्र भी रहे, हमारा हिंदुस्तान भी रहे, हमारा देश भी रहे, हर कोई चाहता है ये। तो विपक्ष होने के कारण मात्र से आप इतना घिनौना घटिया सा अगर कुचक्र करते हैं तो ये ठीक नहीं है। चलिए ठीक है सर, हम एक और बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान जो माननीय राहुल गांधी जी थी, उन्होंने एक बात एक बड़े मैसेज के साथ आई और उन्होंने कहा जब वो उनकी सरकार बनेगी तो प्रत्येक व्यक्ति को 70,000 72,000 कुछ ऐसा देने के लिए बेरोजगार लोगों को कहे थे। और मोदी जी ने केवल 2000 में लोगों का वोट जीत लिया या मत जीत लिया या लोगों का मन जीत लिया, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि मतलब एक होता है ना कि ना नगद न तेरा उधार, तो लोगों ने को सत्ता में जो पार्टी है वही सर दे सकती है। हम जैसे हमने कहा किसी को हम 500 रुपये देंगे, कोई सत्ता में है उसने कहा 100 रुपये आज ही ले लो, तो लोग 500 रुपये बनेगा नहीं बनेगा, मत मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक वादे होते हैं, तो उस पर लोग भरोसा नहीं करते। इस पर आप क्या कहेंगे? देखा, मैं एक बात तो जो आपकी बात तो कंटिन्यू कर ले कि सरकारी काम तो लटकता है हमारे यहाँ, है ना, तो लोग विश्वास नहीं करते सरकारी काम हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सही बात है। लेकिन एक बात यार, मैं जेन्युइन बात करता हूँ, मजाक की बात सत्यकाम भाई नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव आयोग है और चुनाव के दौरान हर पार्टी गतिविधि नजर रखता है, उनके आय व्यय का भी ब्यौरा लेता है, जो भी करता है। यार मेरा मानना ये है कि, और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे दर्शक जो देखने वाले हों लोग, और जो बुद्धिजीवी हों, और जो समाज में जिनकी कुछ जो कुछ अपना इम्पैक्ट डालना चाहते हों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप एक सवाल रेज करिए कि चुनाव आयोग इन पार्टियों को, जो पार्टियां इस तरह के भ्रामक वादे करती हैं कि हम आएंगे 70,000 आपको देंगे, तो चुनाव आयोग पूछे कि आप दोगे कहाँ, सोर्स ऑफ इनकम बता दो हमें, आप कहाँ से लाओगे पैसा? आप राज्य की इनकम ये, राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी, देश की अर्थव्यवस्था इतनी है, इतने खर्चे, इतनी इनकम है, तो आप ये जो माफ़ करोगे, जो फ्री की रेवड़ी बांटोगे, कहाँ से लाओगे? आपका क्या बैंक बैलेंस है क्या? आपने उसको रखा हुआ है, या आप कुछ सृजित कर रहे हो, या आप जनरेट कर रहे हो, आप नए सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर रहे हो, उसका ब्यौरा मुझे दे दीजिए आप। तो चुनाव आयोग को ये ब्यौरा उनसे मांगना चाहिए, उसके बाद इस तरह के वादों को जस्टिफाई करना चाहिए। अदरवाइज इन पार्टियों में मुझे लगता है इन पार्टियों बैन कर दीजिए आप। नहीं, ऐसे भ्रामक वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये केवल और केवल भारत के लिए कहेंगे ना कि वो नासूर के तरीके हैं भी वादे भाई। मैं सर आपने चर्चा को बहुत अच्छी दिशा दी है। मैं उस पर एक चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा। जो नियामकीय संस्था है, वित्त आयोग है, उसकी रिपोर्ट आई कि राज्य सरकारें कर्ज लेते समय भी बचें। तो 5 राज्यों का उन्होंने डेटा दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश है, और 3 राज्यों का। और ओपीएस को लेकर के उसने किया था कि आप अपने एसेट को देख करके कितना आप दे सकते हैं उतना ही वादा करिए। और क्या होता है कि राज्य सरकारें फिर जब उनका बजट कम पड़ जाता है तो सेंट्रल से, अभी बीच में जीएसटी को लेकर झगड़ा चल रहा था कि केंद्र हमको हमारे अन्य राज्यों वाले मांग रहे थे, जो विपक्षी पार्टियों के सरकारें हैं उनकी मांग थी केंद्र उनको जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है। फिर वो पार्टियां, मतलब वो राज्य सरकारें जाती हैं आईएमएफ या विश्व बैंक, जो भी आप मानिए, वहाँ से वो कर्ज लेती हैं। उसमें 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश का भी नाम आया, जो घाटे की अर्थव्यवस्था है, और 4.5 लाख करोड़ का बजट है, 5 लाख करोड़ का। इसके बाद भी ये भी सरकार कहती है कि हम भी लोगों को माफ़ करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। इस पर आप क्या कहेंगे? सत्यकाम भाई, यही तो दुर्भाग्य हमारा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मात्र अपनी सरकार बचाने के लिए देश के, प्रदेश के नागरिकों को गर्त में डाल रही होती है, और कोई भी संज्ञान लेने वाला है नहीं यहाँ पे। समस्या इस बात की है, एक आम आदमी के लिए पुलिस है, कोर्ट है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हम आप एक गलती कर लेंगे, बहुत सारा दंड हमारे लिए, आपके लिए बना हुआ प्राविधान, हम आपको फॉलो भी करते हैं। दुनिया भर के रूल्स फॉलो करना है, बचना भी है ना। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ अपराध करती हैं, साफ अपराध कर। अपराध का मीन्स मेरा ये कहना, मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ। अपराध का ये है कि आप जो कर्जे लेके आते हो, किसके ऊपर थोपते हो? पर्टिकुलर आप तो देते नहीं हो कि मैं मुख्यमंत्री अगर हूँ, अखिलेश मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैंने कर्जा ले लिया कहीं से, सेंट्रल से भी ले लिया, सपोज एज ए स्टेट सेंट्रल से कर्जा ले लिया मैंने, तो देगा कौन, उसको भरे कौन? मैं तो नहीं भरता ना। मुझे तो भत्ते मिलेंगे ना कुर्सी जाने के बाद, मुझे सुरक्षा मिलेगी, मुझे भत्ते मिलेंगे, आवास मिलेगी, गाड़ी दुनिया भर की, बिजली बिल माफ दुनिया भर का। तो तांडव उनके साथ है, प्रोटोकॉल में जियोगे पूरी उम्र, आपकी नहीं खत्म हो जाएगी। कौन भर रहा है? आम आदमी।
गरीब आदमी पैदा हुआ, उसके सर पे कर्जा है। तो ये ऐसी कोई संस्था क्यों नहीं है यार जो इन पे निगरानी कर ले कि आप क्यों ऐसा करते हो? भाई आपके राज्य की जो सोर्स ऑफ इनकम, आपके राज्य में जो भी संसाधन है उनका सदुपयोग करिए आप, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाइए आप, गरीबी उन्मूलन करिए। आप कैसे करेंगे? अपने राज्य के संसाधन से करेंगे आप। और स्वस्थ श्रद्धा रखिए, अगर कर्जा लेते भी तो ट्रांसपेरेंसी हो ना, कि आप हर साल बजट डालते हो, हर साल तो बजट निकालती हैं सरकारें कि हमारा ये बजट रहा है, फायदे का दिखाया, घाटे दिखाया। आप दिखाओ ना कि हमने इतना सारा कर्जा लिया है और प्रति व्यक्ति के ऊपर इतना कर्जा है, इस कर्जे को हम यहाँ से नहीं यहाँ से पूरा करेंगे, हमारा ये टारगेट है, लक्ष्य हमारा इस साल का है। क्यों नहीं? तो केवल सरकार चलाने मात्र के लिए आप पूरी अपनी जनता को, अपने प्रदेश को, अपने राज्य को, अपने देश को कर्ज में डुबोते हो, नुकसान कराते हो, ये राजनीति भारत के लिए कतई फायदेमंद नहीं है। चलिए ठीक है सर, मैं एक डाटा इसे भी पब्लिक करना चाहूँगा कि जब ये सरकार आई 2014 में तो 25-30 हज़ार रुपये करीब पर व्यक्ति पर कर्जा था, जो पूरे जनसंख्या अनुपात निकाला गया। इस समय 60,000 के आसपास जा रहा है। तो श्योर सी बात है, इन्होंने विकास जरूर किया, मैं भी सहमत हूँ, विकास किया है, लेकिन ये कर्ज वाला विकास नहीं समझ में आ रहा। सत्यकाम भाई, कर्ज लेके घी खाना कौन सा विकास है? गांव में कहावत है ना कि कर्ज लो घी खाओ, है ना? तो कर्ज लेके घी खाना कहाँ बड़ी बात है भाई? हम नमक रोटी ही खा लें, कर्ज ना रहे यार, वो तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। तो अगर प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ता जा रहा है अब, तो मैं बोलूँ कि 70 साल में अगर आप मान लिया आपने विकास कर लिया, तो किसी का लेके एक सामान्य सी बात अभी हम आप कर लेते हैं कि मैं आप गांव में रहते हैं, मुझे घर बनवाना है, सत्यकाम भाई 10 लाख लेके अपना घर बनवा लिया, घर तो बन के छत तो हो गई, 10 लाख में दूंगा कहाँ से? कर्जा तो पूरी उम्र लगा हुआ है। सत्यकाम भाई मांगे तो मैं क्या घर बेच के दूंगा वापस क्या उनको? तो क्यों ऐसा काम करने का भाई, क्यों करे ऐसा काम? तो ये जो फिलॉसफी है लिविंग ऑफ कंसेप्ट वाली है ना भाई, ये सब पे अप्लाई होती है। आप एज ए स्टेट, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सेंट्रल, एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी, मतलब आप सब पे अप्लाई होती है वो। ऐसा नहीं है कि आप खर्चे ज़्यादा होंगे इनकम से तो आप परेशान ही होंगे। तो आपको एक पहले एज ए स्टेट, एज ए कंट्री आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने होंगे। और मैं सोचता हूँ, मेरा मानना ये है कि ईमानदार सरकारों को ईमानदारी से, कि केवल में सत्ता रह जाए इसलिए ना हम वादे कर दें, सत्ता रहे ना रहे, लेकिन ये देश रहना चाहिए